Good morning, class 6. As you all know, in previous class we read about history's lesson, the early state, and we also read about बिम्बिसारा. कल हमने बिम्बिसारा के बारे में पढ़ा था. बिम्बिसारा एक बहुत ही अच्छा किंग माना जाता था. वो अपने राज्य को चलाने के लिए 3 तरीके अपनाता था. हमने पढ़ा था. नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट, आज हम पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में. अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ द बिम्बिसारा, अनदर एबल किंग ऑफ मगधा. अजात शत्रु बिम्बिसारा का बेटा था जो कि एबल किंग था मगधा का. He ascended the throne after assassinating his father. वो राज सिंहासन पर बैठा जब उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी. He ruled for 32 years from 491 BC to 461 BC. उसने 32 साल तक शासन किया था. 491 BC से 461 BC तक. वो एक अग्रेसिव किंग था. उसने कई क्षेत्रों को जीता और अपनी मगधा के अंदर मिला लिया था. और इस तरह से मगधा के अंदर जब उसने इतनी जीते हुए प्रदेशों को, क्षेत्रों को मिला लिया था, तो मगधा बहुत पावरफुल किंगडम बन गया था नॉर्दर्न इंडिया का. उसने जितने भी क्षेत्रों को जीता उसके अंदर शामिल थे कोशाला, जो उसके खुद के अंकल का किंगडम था. इसी के साथ में उसने वजी को भी जीता. वजी को जीतने के लिए उसने कन्फिडेंसी की थी 8 रिपब्लिक में. 8 कन्फिडेंसी का मतलब हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें हम सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं, आपस में संधि करते हैं, जो हाथ मिला लिया जाता है कि भाई हम आपके साथ में युद्ध नहीं करेंगे. अजात शत्रु वॉज रिगार्डेड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द धर्मा, द ब्राह्मण्स एंड द काउज. अजात शत्रु को रिगार्डेड माना जाता, ये कहा जाता था कि वो धर्म के, ब्राह्मण के और काउज के प्रोटेक्टर है. उन्होंने रूल किया था अपने काउंसिल ऑफ एडवाइजर की हेल्प से, लेकिन उनके वहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था. ये नहीं कहा जा सकता है कि बिम्बिसार और अजातशत्रु किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये एक निश्चित रूप से हम लोग नहीं कह सकते हैं. दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म क्लेम करते हैं कि वो उन्हीं के फॉलोवर्स थे. अजातशत्रु ने एक आयोजित किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह के अंदर 487 BC में. नाव इज सक्सेसर ऑफ मगधा. अब मगधा के सक्सेसर्स कैसे थे? तो सक्सेसर्स जो थे अजातशत्रु के वो एबल नहीं थे. लेटर शिशुनागा ओवरथ्रो एंड असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगधा. शिशुनागा ने जो है उसको बाहर फेंक दिया था और उन्होंने राज सिंहासन मगधा का हासिल कर लिया था. हु वॉज लेटर ओवरथ्रोन बाय द नंदास, जिसको बाद में नंदास ने बाहर फेंक दिया. Thus, Magdas were later ruled by the Nanda dynasty, which was founded by महात्मा नंदा. इस तरह से मगधा का जो रूल था वो बाद में जो नंदा डायनेसिटी थी जो फाउंडेड की गई थी, वहां पर महापद्मा नंदा जो थे उन्होंने रूल किया था. मगधा हैड बिकम ऑल मोर द पावरफुल अंडर द नंदास. मगधा जो था वो नंदास के अंडर में और ज्यादा पावरफुल हो गया था. व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड इंडिया, अलेक्जेंडर के बारे में हमने पढ़ा. अलेक्जेंडर ने जब इंडिया को जीता था, देन ही डिफेटेड किंग पोरस, द किंग ऑफ टेरिटोरीज बिटवीन जेलर एंड चेनाब रिवर्स इन पंजाब, बट ही हैड नो करेज टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक मगधा. सो पावरफुल वॉज मगधा एट दैट टाइम. जब अलेक्जेंडर जो किंग था वो यहाँ पर आया था, उसने इंडिया को जीता और उसने किंग पोरस को हराया. लेकिन जो किंग था टेरिटरी का, जिसके बीच में जेलब और चैनब नदी जाती है पंजाब के अंदर, लेकिन उसके पास भी ये साहस नहीं था कि वो मूव करे वहां पर और अटैक करे मगधा पर, क्योंकि मगधा उस टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मगधा. अब मगधा के दूसरे क्या कारण थे राइज होने के? जैसे कि हमने देखा कि मगधा में एबल किंग्स थे और कुछ जो दूसरे कॉजेस भी थे जिसकी वजह से मगधा बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम बन गया था, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इन पॉइंट्स के अंदर. सबसे पहला था नेचुरल रिसोर्सेज. मगधा जो था उसके पास में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे. फर्टाइल लैंड थी, यहाँ की उपजाऊ भूमि थी और वहां पर आयरन बहुत ज्यादा होता था, डिपॉजिट होता था. वाइल फर्टाइल लैंड रिजल्टेड इन एबिडेंट फूड प्रोडक्शन, द आयरन ओर डिपॉजिट वर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर वेपन्स फॉर वॉर एंड टूल्स फॉर इंडस्ट्रीज. जबकि फर्टाइल लैंड पे ज्यादा मात्रा में फूड प्रोडक्शन होता था और लोहे के भंडार जो थे वो वॉर के लिए यूज किए जाते, हथियार और ट्रेड के लिए जो है टूल्स निर्माण का काम किया गया था. ये नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उसकी वजह से मगधा जो था वो बहुत ज्यादा सुपर मैसी हो गया था, सुपर पावरफुल हो गया था. नेक्स्ट सेकंड हमारा आता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ कैपिटल सिटीज. अब क्या लोकेशन के अंदर स्ट्रेटेजी की थी उन्होंने? तो राजगृह जो पटना के पास था वो कैपिटल था स्टार्टिंग में उसकी, लेकिन बाद में वो 5 जो हिल्स थे उसके द्वारा सराउंडेड कर लिया गया था. तो इसलिए उसके ऊपर कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता था. ऑफकोर्स कैसे आक्रमण करेगा उसके ऊपर, क्योंकि 5 हिल से उसको सराउंड कर दिया गया है. तो इजी नहीं है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है कि उसके ऊपर आक्रमण कर लिया जाए. बाद में पाटलिपुत्र पटना जो था उसको कैपिटल सिटी बनाया गया वहां की, जिसकी वजह से जो गंगा के आसपास, जो गंगा की नदी के किनारे वहां पर वो रहा था, और गंडक और सोन रिवर्स थी जो कि उसको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे रही थी.
मतलब वहां पर आप अटैक ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा जो उन्होंने इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, इतना अच्छे से सिक्योर कर रखा था कि वहां पर अटैक करना पॉसिबल ही नहीं था। नाउ थर्ड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Fertile land, mineral resources and availability of waterways for trade facilities in the economic development of the kingdom। अब जाहिर सी बात है, लैंड फर्टाइल है, उपजाऊ है, मिनरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, वाटरवेज के द्वारा ट्रेड भी अच्छे से हो पा रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी कंट्री का क्यों नहीं होगा, उसकी किंगडम का ऑफ कोर्स होगा। तो बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम में, और किंग्स जो थे वो एबल थे कि वो कलेक्ट कर सके टैक्सेस और ज़्यादा, क्योंकि जब वहाँ पर इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो टैक्सेस लेना तो वाजिब सी बात है। नाउ फोर्थ इज वेलफेयर मेजर्स। अब वह क्या वेलफेयर करता था, जो रूलर जो थे मगधा की, वो पावरफुल और एबल थे, वो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने कई सराय बनाए, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से निर्माण किया था। ट्रैवल जो था किंगडम का वो बहुत सिक्योर था। वहाँ पर मतलब लुटेरे आपको लूट ही नहीं सकते हैं, लुटेरे का कोई खतरा ही नहीं था वहाँ पर। और क्रिमिनल्स जो थे उनको कठोरता से उनके साथ में जो है कठोरता से उनके साथ में व्यवहार किया जाता था, कठोरता से निपटा डील की जाती थी। नाउ फिफ्थ इज मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब इतना सब कुछ हमने देख लिया तो आप सोच सकते होंगे कितना पावरफुल जो है मगधा को बना रखा था, ना कोई आक्रमण कर सकता, ना रॉबरी का खतरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी वहाँ की। सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो थे उन्हें पेड अच्छा किया जाता था। सोल्जर्स जो थे वो अपनी लाइफ उन्होंने अपनी आर्मी को ही सौंप रखी थी, और उनके माता पिता को उसके लिए सम्मान भी दिया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज रिपब्लिक ऑफ वजी कॉन्फिडेंसी। वजी के साथ में एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया गया था 8 रिपब्लिक में, और इम्पोर्टेंट जो था उसमें था लिच्छावी कबीला। लिच्छवी जाति जो होती है ना, लिच्छ नामक महापुरुष थे, उनके वंशज थे वो, इसलिए उनको लिच्छवी जाति कहा जाता है। कैपिटल सिटी जो वज्जी की थी वो वैशाली थी, जो प्रेजेंटली अभी मुजफ्फरपुर है बिहार के अंदर। ये एक बहुत ही ज्यादा समृद्धिशाली बोला जाता था, क्योंकि इसमें मेंशन किया जाता था जैन और बौद्धिस्ट लिटरेचर। यहाँ के जो रूलर्स थे वंची कॉन्फिडेंसी के, वो क्षत्रिय थे, और महावीरा जो थे वो भी सेम लिच्छवी जाति के ही थे। वजी कॉन्फिडेंसी में अडॉप्ट किया गया था डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक दैट मीन्स जहां पर पावर होता है जनता के हाथ में, तो वजी कॉन्फिडेंसी में डेमोक्रेटिक स्टाइल था गवर्नमेंट का। वहां पर असेंबली जो थी उसके अंदर 7,707 मेंबर्स थे, जिनको राजास बोला जाता था, और सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो थे वो राजा उनके असेंबली के द्वारा लिए जाते थे। मेजोरिटी ओपिनियन होता था, ऐसा नहीं कि राजा अकेले, वो सबके साथ मिलकर ओपिनियन लेता था। इवन बुद्धा ने बिलीव किया और उनकी प्रेस भी की थी, इतनी तारीफ की है वहाँ की कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वो आपस में विचार विमर्श करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो बुद्धा ने इसकी प्रशंसा भी की है। किंग पोरस जो थे उनको प्रिजनर बनाया गया था। अलेक्जेंडर ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे डील करूं, तो पोरस ने एकदम प्राउडली रिप्लाई दिया जैसे राजा दूसरों के साथ करता है। मतलब उसने ये कंसीडर नहीं किया कि भाई मैं प्रिजनर हूं तो मेरे साथ आप वैसे ही बिहेव करो जैसे राजा के साथ होता है, तो उसने ऐसे ही किया कि भाई आप वैसे ही डील करो जैसे आप दूसरों के साथ करते हो। तो अलेक्जेंडर उससे बहुत खुश हो गया उसके शब्दों से, और उसने उसे फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन तो कॉन्फिडेंसी का था, वहां पर स्मॉलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, राजा था, उपराजा था, सेनापति और महांद्रिका भी थे जो ट्रेजरर जो कि खजाने की देखभाल करते थे। इसी के साथ में यहाँ पर अदर कमेटीज भी थी जो दूसरे मैटर्स को भी देखती थी, जैसे कि फॉरेन ट्रेड रिलेशन को, लॉ और जस्टिस को, कलेक्शन टैक्सेस का किस तरह से होता है। लेकिन सबसे अच्छी अगर बेस्ट चीज यहाँ पर बोली जाती तो वो ये कि यहाँ पर जो जस्टिस का सिस्टम था ना बेटा, वो उसमें 8 लॉयर्स थे, 8 वकील थे, 8 लेयर थे, 8 जो प्रोसेस से होकर गुजरते थे वहां पर, इन विच अ पर्सन कुड अपील इफ ही वॉज हेल्ड गिल्टी। अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपील कर सकता है अगर उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, वो गिल्टी हुआ है, तो उसके साथ में ये जो है पहले देखा जाता था कि वो इनोसेंट है, तो हर एक लेयर से उसको गुजरना पड़ता था कि वो गिल्टी है या नहीं है। इसका मतलब कि आरोपी के पास में 8 चांस होते थे कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब 8 चांस उसको देते थे उसके अंदर कि वो भाई आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप इनोसेंट हो या नहीं हो। लिच्छवी बहुत अच्छे होस्ट भी थे, जो भी उनके यहाँ पर आता था वो उसकी बहुत मेहमान नवाजी भी करते थे, वो उनको रेस्पेक्ट भी देते थे। आर्ट और आर्किटेक्चर से उनको बहुत प्यार था, उन्होंने बहुत ज्यादा विहास और क्षत्रिय भी बनाई थी, जिसकी वजह से बुद्धा उनकी प्रेस भी करता था, बहुत ज्यादा प्रशंसा की है बुद्धा ने। लिच्छवी बहुत ब्रेव पीपल भी थे, उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रखे थे बिंबिसारा के साथ में, लेकिन अजात शत्रु जो था वो थोड़ा अलग सा था, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और पावरफुल किंगडम जो था मगधा का, वहां पर फाइट होती थी 16 लॉन्ग ईयर्स तक। इससे पहले जो थी उन्होंने कॉन्फिडेंसी
की थी, कॉन्फिडेंस के थ्रू जीता था, लेकिन एक इनफ प्रूफ होता है उनकी ब्रेवरी का, करेज का, और हीरोज में मतलब हीरो तो वो थे ही थे, ऑफ कोर्स वो थे ही। देखो आप कितना मान सम्मान करते थे, कितना उन दूसरों का मान सम्मान करना, साथ में देना, तो ये सारे हीरोइज्म वाली तो चीज है ना। तो लिच्छवी जो लोग थे उनकी जो है ये ब्रेवरी, करेज और हीरोइज्म हमको इससे प्रूफ होती है। सो योर लेसन इज एंडिंग हियर, सो वी मीट अगेन टुमारो, टिल देन थैंक यू।